आप सभी को प्रभात का नमस्कार। आशा करता हूँ कि कोरोना की इस वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक सिचुएशंस में आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसी चीज़ जो कभी दिखती नहीं, आप इसे देख नहीं सकते, सिर्फ आप उसके प्रेजेंस को सेंस कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। करंट भी वही चीज़ है जैसे कि लाइट को आप देख नहीं सकते, सिर्फ उसके इफेक्ट को आप सेंस कर सकते हैं। ऐसे ही करंट के बारे में देखिए, फिजिक्स में जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते ना, उनके बारे में स्टडी करना थोड़ा टफ होता है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है। जैसे हम आम तौर पे बात करें, अब तक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में हमें चीज़ें दिखती हैं। मोशन जो आपने चैप्टर पढ़ा था, मोशन में हम देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसके मोशन को देख रहे होते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के मास की जिक्र करते हैं तो हम उसके मास को भी देख रहे हैं, उसके मास को हम सेंस कर सकते हैं। लेकिन करंट के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो आप उस वायर को देख के नहीं बता सकते कि करंट फ्लो कर रही है कि नहीं। अगर उस वायर से कोई बल्ब कनेक्टेड हो, अगर बल्ब वो जल रहा है तो आप कह सकते हैं कि हाँ, उस वायर में करंट फ्लो हो रही होगी। यहाँ पे आपने सिर्फ करंट के इफेक्ट को ऑब्जर्व किया। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि बल्ब अगर न जले तो करंट फ्लो ही नहीं कर रही है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, बल्ब फ्यूज़ हो। बेसिक कहने का ये मतलब है करंट को आप सेंस कर सकते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे आज करंट इलेक्ट्रिसिटी की, और वेरी बेसिक, एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप इसके बारे में समझिए, कुछ नहीं जानते, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो करंट को शुरू करने के पहले आपको जाना जो चाहिए बेसिक चीज़ें, वहाँ से हम लोग शुरुआत करें। तो सबसे पहले आता है एटम। हम लोग एटम की बात करेंगे सबसे पहले। एटम होता क्या है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि जो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम एटम कहते हैं। देखो, शुरू में ये धारणा थी कि एटम को जो है डिवाइड नहीं किया सकता, लेकिन एटम के भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं विच आर कॉल्ड, जैसे आप बोल सकते हैं न्यूक्लियस उसमें होता है, न्यूक्लियस के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट्स में। तो एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। तो एटम के अगर हम देखें किससे किससे एटम मिलके बना होता है, तो आप बोलेंगे इसमें एक तो होता है न्यूक्लियाई, और एटम में जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, सिंपल ई लिख दे रहे हैं, या फिर इसको चलिए हम यहाँ पे फिलहाल हम कंप्लीट इसको लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन। यानी एटम 2 चीज़ों से बेसिकली मिलके बना होता है, न्यूक्लियाई और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियाई के बारे में क्या कि जो किसी भी एटम का सबसे सेंट्रल कोर होता है, सबसे सेंट्रल पॉइंट, वो आपका कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेंस होता है। न्यूक्लियस ऑलमोस्ट 90% से अबव मास कवर करता है पूरे के पूरे एटम का। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं, स्पिनिंग मोशन में होते हैं। तो देखिए, आप कह सकते हैं कि ये रहा आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में देखिए, न्यूक्लियस में 2 होते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर 2 एलिमेंट्री चार्जेस होते हैं। एक होता है प्रोटॉन प्लस दूसरे होते हैं इसमें न्यूट्रॉन। इन 2 चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियस बना होता है। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अभी हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। फिलहाल आप इतना ही जानिए अभी फिलहाल के लिए कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है जी। तो और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इतना ही जितना कि प्रोटॉन के पास होता है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, साथ ही साथ जो प्रोटॉन होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो ये आपका न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। थोड़े मैग्नीट्यूड की बात कर लें कि भाई मैग्नीट्यूड क्या क्या होता है। प्रोटॉन को देखिए हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैपिटल P हो गया प्रोटॉन के लिए। तो जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। कैपिटल C हमने लिख दिया, मतलब हम कूलोम बोलना है। कूलोम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अभी फिलहाल आप याद रखिए कि कूलोम चार्ज की यूनिट होती है, माइक्रो कूलोम होती है इससे छोटी यूनिट, नैनो कूलोम, पीको कूलोम, लेकिन कूलोम
चार्ज की यूनिट है यहाँ पे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड कूलॉम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो प्रोटॉन के पास इतना पॉजिटिव चार्ज होता है, वेरस नेगेट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के पास इतना ही, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, इतना इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कि अगर हम न्यूक्लियस के चार्ज की बात करें तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियस का भी चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो अब ये कह सकते हैं, अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग जब फिगर इसका डायग्राम बनाते हैं एटम का, तो जो न्यूक्लियस होता है इसको हम ऐसे बनाते हैं प्लस के साथ, ये आपने बना रखा है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स होते हैं ऐसे, जी हमने एक शेल बना रखा है, कई सारे ऑर्बिट्स होते हैं, KLMN आप नेमिंग देखेंगे आगे, या फिर आपने देख रखा होगा, बेसिक चीज़ है। इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं, ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्टैटिक कंडीशन में नहीं होते, और जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद 8, 18 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स हर एक शेल में डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। एटम का एटॉमिक नंबर है कितना, उसमें इलेक्ट्रॉन है कितने, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट्स के अंदर। तो कहने का मतलब ये कि ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया न्यूक्लियस आपका, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है, ये स्टैटिक कंडीशन में है नहीं, ये ऑर्बिट में अपने मूव कर रहा है। हम मान लेते हैं ये किसी एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ, इसकी वेलोसिटी हमने मान रखा है v स्पीड के साथ ये रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब देखिए जब आप आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे ना, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो चार्जेस होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो सिमिलर चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होता है, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं अपोजिट नेचर के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, बोलेंगे अरे ये न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस है ना, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा फोर्स लगा के। तो ठीक है, हमने बोला ये तो बात सही है भाई, न्यूक्लियस इस पे फोर्स लगा के खींचेगा अपने तरफ, उस फोर्स को हमने बोल दिया F, और यहाँ पे छोटा सा E लिख देंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा रहा है। अब होना तो ये चाहिए कि ड्यू टू दिस फोर्स ये इलेक्ट्रॉन मूव करता चला जाए न्यूक्लियस की तरफ, और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। उस केस में होगा क्या, उस केस में एटम का एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं, एटम खत्म हो जाएगा, एटम का कोई एग्जिस्ट ही नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एक कांस्टेंट रेडियस के ऑर्बिट पे चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन लगाता रहता है। इसका मतलब कि इस फोर्स ने कुछ नहीं किया। तो एक ही सवाल यहाँ पे उठता है कि भाई इस फोर्स ने अगर कुछ नहीं किया तो ये फोर्स गया कहाँ? तो एक जवाब है कि इस फोर्स को किसी और फोर्स ने कैंसल आउट कर दिया होगा। तो देखिए वो फोर्स कौन सा रहा होगा। अगर इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ड्यू टू न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ बाहर की तरफ एक कोई फोर्स लगा होगा, और इस फोर्स ने इस वाले फोर्स को बैलेंस कर लिया होगा, यानी नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन 0 है। इसका मतलब कि कोई इसके अंदर चेंज नहीं आएगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, मतलब कि ना तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये कांस्टेंट स्पीड के साथ अपने ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, ऐसा होगा। अब इस फोर्स की हम बात करें कि ये फोर्स होता क्या है। इस फोर्स को हमने नाम दे दिया, चलिए इसको हम बोल दें F, और इसको हमने बोल दिया C हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको बोला जाता है, देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं हम, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है ना, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, यानी ऐसा फोर्स जो उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगे। बिना उस फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर ही नहीं सकता। तो आप बोलेंगे यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी तो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, तो जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसको भी एक फोर्स की ज़रूरत रही होगी, और वो फोर्स कौन सा रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स आएगा कहाँ से? तो आप बोलेंगे भैया जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन तो कंफर्म है कि वो सेंटर की तरफ लगना चाहिए। वो फोर्स सेंटर मतलब यहाँ पर तो सेंटर न्यूक्लियस ही होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस को सेंटर मान के ही सारे के सारे जो शेल्स होते हैं वो बाहर उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है।
यानी कि एक बात हम क्लियर हो गए कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इस पे एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। जब तक वो फोर्स लगेगा नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन इस कांस्टेंट रेडियाई के पाथ पे मूव नहीं करेगा। तो फोर्स आया कहाँ से? तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाया था, यही फोर्स कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। समझ में आया? सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई एक डेफिनेट फोर्स नहीं होता, कोई भी फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकता है। सिर्फ कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे टूवर्ड्स द सेंटर, उस सेंटर की तरफ जिसके अबाउट वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है mv²/r। आपने 9th में ये एक्सप्रेशन शायद पढ़ा होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है ये एफ को आप लिख सकते हैं कि mv²/r। अगर हम मान लें कि ये r रेडियाई है इस पहले वाले की, ये r अगर हम इस रेडियाई को मान लें तो आप बोलेंगे mv²/r, इस पे फोर्स लगेगा। और ये फोर्स आया कहाँ से? तो आप बोलेंगे ये जो Fe है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसके बराबर होगा। यानी ये दोनों फोर्स आप दूसरे सेंस में ये कह सकते हैं कि बाहर की तरफ एक फोर्स है और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा, जैसे मूव कर रहा था वैसे ही अब भी मूव करेगा ये। तो यहाँ पे जो Fe की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी इसके बराबर mv²/r के बराबर। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लगा है Fc। समझ में आया? इसलिए ये सेंटर के टूवर्ड्स मूव नहीं करता, एक कांस्टेंट रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता रहता है। अब इसके बारे में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, इसके बारे में और भी इस एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, Fc की वैल्यू mv²/r रखें, ये सब चीज़ें। लेकिन अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, बस इतना ही आप समझिए कि क्यों ये कांस्टेंट रेडियाई के पाथ पे चक्कर लगाता रहता है। ये बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, किसी भी एटम, इन एनी एटम आप ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। अगर वो एटम स्टेबल है तो हर एक स्टेबल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। स्टेबल मतलब हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ से नोट में ये लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसकी बात हो रही है? किसी भी एटम की बात हो रही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कि एक बात हम श्योर हो गए यहां से कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज होने वाला है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। और साथ ही साथ जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना ही तो इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम नेट चार्ज की बात करें किसी न्यूट्रल एटम की, ये देखिए, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर अ न्यूट्रल एटम। ये किसी भी न्यूट्रल एटम की बात हो रही है, ठीक है, या फिर स्टेबल एटम की बात हो रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम n और ऐसे p लिख दे रहे हैं इज इक्वल्स टू n और ये हो गया e। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम विल बी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है एटम के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। यानी कि ओवरऑल फाइनल चार्ज की हम बात करें किसी भी एटम के लिए तो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। वो हमेशा जीरो होगा। नेट चार्ज किसी भी एटम के पास जीरो होता है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो आप एक चीज़ और यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं। नोट में आप लिखेंगे कि जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज ऑन एन एटम, यानी कि नेट चार्ज ऑन एन एटम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जीरो। चलिए यहां तक तो हमने बात कर लिया कि नेट चार्ज इसका जीरो होगा। अब देखिए, एटम से मिलके आपके बने होते मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मिलके बने होते मैटर्स।
यानी एटम का नेट चार्ज अगर जीरो है, इसका मतलब कि एटम से मिलके जब मॉलिक्यूल्स बने तो मॉलिक्यूल्स के भी नेट चार्ज जीरो होगा। मॉलिक्यूल से मिलके आपका मैटर बना तो मैटर का भी नेट चार्ज जीरो होगा। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी फिजिकल बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो होता है ज़ीरो, जब तक कि हम उसको चार्ज्ड नहीं करते एक्सटर्नली। अगर ज़बरदस्ती हम चार्ज करें तो बात अलग है, लेकिन ज़बरदस्ती हम उसे चार्ज दें तब वो बात अलग है। तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ बॉडी के पास इतना अमाउंट ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अगर हम चार्ज नहीं कर रहे हैं बॉडी को, तो इनिशियली बॉडी के पास जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना है, ज़ीरो। आगे हम लोग बढ़े थोड़ा सा इसमें। तो ये तो नेट चार्ज ऑन एन एटम की बात होगी। हम लोगों ने बात की स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे एटम की, एटम जो स्टेबल है तो यहाँ पे क्या चीज़ है। देखिए आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा, जितने सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं हम उन सारे सवालों की बात करेंगे यहाँ पे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल का मतलब कि जितनी ताकत लगा कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगी उसी फोर्स से। ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक पे नहीं लग रहा। हमने यहाँ पे हालांकि दिखा रखा है कि Fe इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन आप ऐसे भी दिखा दीजिए। आप बोलेंगे नहीं ये भी तो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इस न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा उतना ही फोर्स से Fe। तो फिर हम यहाँ पे इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करके न्यूक्लियस की तरफ जाएगा। ये भी तो हो सकता है ना कि इलेक्ट्रॉन ने फोर्स इस पर लगा तो न्यूक्लियस मूव करके इलेक्ट्रॉन की तरफ आएगा। सवाल आपका जायज़ है, सवाल मन में आना चाहिए, लेकिन जवाब इसका ये है। आप घरों में मैग्नेट को लेके प्रैक्टिकल बचपन में करते होंगे। आपने बड़ा एक मैग्नेट का टुकड़ा लिया और छोटे छोटे मैग्नेट्स के पार्टिकल्स हैं। अब बड़े वाले टुकड़े को छोटे वालों के पास जब लेके आएंगे, करीब ला के रख देंगे, तो आप देखेंगे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मैग्नेट्स के, वो उड़ के जाके बड़े वाले पे चिपक जाते हैं। हालांकि छोटे वाले मैग्नेट के पार्टिकल्स ने भी बड़े वाले पे उतना ही फोर्स लगा जितना बड़े वाले ने छोटे वाले पे लगा। लेकिन फ़र्क यहाँ पे क्या आया, उसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिला कि बड़ा वाला मैग्नेट छोटे पे आके नहीं चिपका, बल्कि छोटे वाले जाके उसके पास चिपक गए। क्यों? क्योंकि मास वहाँ पे अलग अलग है। मास अलग होने की वजह से जो लाइटर बॉडी होती है उसके पास टेंडेंसी होती है वो हैवियर बॉडी की तरफ जाने की। हैवियर बॉडी लाइटर बॉडी की तरफ नहीं आएगी। या फिर आप ये कह सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा और डीप में समझने की आप कोशिश करें तो आप ये बोलेंगे चूंकि मास इसका बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसलिए जो इसका एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन वो बहुत कम होगा, वो ज़ीरो के बराबर होगा। और इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा तेज एक्सेलरेट होकर इधर जाएगा। अगर ऐसा होता तो, अगर जाता तो, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये तो जाएगा ही नहीं, ये तो अपने सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहेगा। 9th में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन के अंदर, पेड़ पे एक सेब लटका हुआ है, अर्थ उसे खींचती है तो सेब गिर जाता है अर्थ के ऊपर। सिर्फ अर्थ सेब को नहीं खींचती, सेब भी अर्थ को उसी फोर्स से खींच रहा होता है। लेकिन ये क्यों नहीं होता कि अर्थ जाके सेब से चिपक जाए, सेब ही आके क्यों अर्थ पे गिरता है? यही वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मास। क्योंकि अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि जो अर्थ का एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द एप्पल बहुत कम होता है, वो ज़ीरो के बराबर या फिर ज़ीरो ही होता है। वो चीज़ को हम सेंस नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते, फाइनली सेब को ही गिरना पड़ता है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये तो बात हम लोग कर लिए स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में किसी एटम की। अब आते हैं थोड़ा ये जो अपने चार्ज पार्टिकल हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें मास के रिगार्डिंग, तो आप इसको याद रखिएगा, जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, कैपिटल M और यहाँ पे E लिख दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर रहे हैं। वेयर एज द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, ये प्रोटॉन का आपका मास हो गया। अब देखिए न्यूट्रॉन के मास उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको इन्हीं को यूज़ करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेके। आपको न्यूट्रॉन के साथ डील करना ही नहीं इस चैप्टर में, कहीं भी डील नहीं करना, यहाँ भी नहीं डील करना आपको। आप मैग्नेटिज्म में जाएंगे, जब वहाँ पे चार्जेस की बात करेंगे हम लोग, तो वहाँ भी आपको न्यूट्रॉन को लेके कोई कैलकुलेशंस, कोई थियरी नहीं पढ़नी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, मास ऑफ प्रोटॉन इतना। चार्ज की बात हम यहाँ पे देख चुके हैं, चार्ज कितना निकल के आया था। तो जो प्रोटॉन पे चार्ज था दैट वॉज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ही क्या था, नेगेटिव चार्ज था। हम यहाँ पे मास को देख लिए। अब आते हैं हम लोग कि चार्जिंग का क्या मतलब है। ये तो
बात हुई किसी एटम के स्टेबल होने की, न्यूट्रल कंडीशन में जब एटम है, और वो क्यों होता है वो भी हमने देख लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। अब ऐसा क्यों होता है, आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि यार ऐसा क्यों होता है किसी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। तो देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग होती है कुदरत की, उन्होंने सेट करके भेज दिया कि भाई एटम जब बना तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो गए। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा मिला जब पहली बार कैलकुलेट किया गया। तो इसके पीछे आप सवाल नहीं खड़े कर सकते कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिले, क्यों नहीं प्रोटॉन ज़्यादा मिले। ठीक है, दूसरी चीज़ तो ये कि जब हम चार्जिंग की बात करेंगे कि एक एटम को कैसे चार्ज किया जाए या फिर एक मैटर को कैसे चार्ज किया जाए, तो एटम और मैटर को चार्ज कैसे करेंगे उसको जानने के पहले थोड़ा सा इसमें और एक दो चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। वो है क्या चीज़, हमने बोला लेट से, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने बोला लेट से कि आपके पास एक एटम है, उस एटम के हमने यहाँ पे उसके न्यूक्लियाई को दिखा रखा है। ठीक है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होंगे, चलिए वो भी हम दिखा दें। ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा हो गया, जो शेल्स की हम बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे ऐसे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बहुत सारे पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन सबके अंदर होंगे, सबके अंदर का मतलब कि जो एटॉमिक नंबर होगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे, जहाँ पे ख़त्म हो गए ख़त्म। तो चलिए हमने मान लिया कि पहले वाले ऑर्बिट में ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये रिवॉल्व कर रहा है किसी स्पीड के साथ। हमने माना कि ये v1 स्पीड के साथ अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। हमने बोला कि यहाँ पे एक दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी मूव कर रहा है, और हमने ये कह दिया कि चलो ये जो है v2 स्पीड के साथ मूव कर रहा है। एक और है इलेक्ट्रॉन, चलो हमने इसमें मान लिया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है v3 स्पीड के साथ। ये सारे के सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। जो रेडियस की हम बात करें, डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो आप बोलोगे देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने मान लिया r1, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया r2, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया r3। r1 मतलब ये फर्स्ट वाले ऑर्बिट की रेडियस की बात हो रही है, इसका रेडियस कितना है। r2 मतलब जो सेकेंड ऑर्बिट बना है उसका रेडियस कितना है। r3 मतलब द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। हर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो अलग अलग है। आपके मन में सवाल आएगा कि ये अलग अलग क्यों है, ये स्पीड सेम क्यों नहीं है। अगर ये मूव कर ही रहे हैं तो सारे के सारे सेम स्पीड से क्यों नहीं मूव कर रहे हैं। तो उसके पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, और वो चीज़ ये है कि देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू चार्जेस, जैसे हम दो चार्ज ले लें आपके सामने, इसको आप ज़रा ध्यान से समझेंगे। एक चार्ज हमने ले लिया Q1, दूसरा चार्ज हमने यहाँ पे ले लिया Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कुछ भी एज्यूम कर लें यहाँ पे, चलिए हमने मान लिया जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की ये है r। डिस्टेंस को हमने मान लिया r। चार्ज का नेचर कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। दोनों सिमिलर होंगे तो फोर्स रिपल्सिव होगा, दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो फोर्स वहाँ पे अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है, दोनों चार्ज आपस में म्यूचुअल फोर्स लगाते हैं, यानी कि ये जो Q1 है ना, चलिए मान लेते हैं कि दोनों जो चार्जेस थे ना, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज था और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज था। तो आप बोलेंगे तब तो ये जो Q1 है Q2 को रिपेल करेगा, इधर धक्का देगा। चलो हमने कह दिया ठीक है भाई, ये Fe इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसलिए हमने Fe लिखा, इस फोर्स से धक्का दे रहा है। आप बोलोगे Q2 भी तो इसको इसी फोर्स से धक्का देगा इस डायरेक्शन में, हाँ ये भी सही है, चलो ये भी हमने दिखा दिया। Fe दोनों एक दूसरे पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन। और ये जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है ना Fe, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। देखिए हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस, दैट डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। वो दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, और वो उसके स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते थे कि जो Fe होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये चीज़ यहाँ से आपको समझ में आई। अब कैसे ये होता है ये मत समझिए आप,
आप इतना जानिए, चार्जेस दूर होंगे तो भाई फोर्स कम लगना ही लगना है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। चार्जेस करीब होंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, दूर होंगे तो फोर्स कम लगेगा। आप देख सकते हैं आर को बढ़ाएंगे तो जो एफ है वो कम होता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज कांस्टेंट है, ये बदलने वाला नहीं। भाई न्यूक्लियस का चार्ज तो नहीं बदलेगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए, जितना उसका चार्ज है उतना है। इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज भी सेम है। तो आप बोलेंगे कि ये जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है इसको हम नेमिंग कर दे रहे हैं। हमने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर सेकंड है ये वाला, और ये इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है, थर्ड है। तो आप बोलेंगे पहले वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये करीब है, आर कम है। यहाँ से आप देखिए आर अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो आप बोलेंगे पहले वाले पे ना फोर्स ज़्यादा लगेगा, दूसरे वाले पे फोर्स थोड़ा सा कम लगेगा इसके कंपैरिजन में। सबसे कम इस वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इस न्यूक्लियाई का सबसे कम फोर्स इस पे लगेगा। समझ में आया? तो आप बोलेंगे कि भाई ठीक है, एक ये चीज़ तो समझ में आ गई हमें कि जो फोर्स होगा, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर वाले ऑर्बिट के, बाहर वाले शेल्स के, उस पर न्यूक्लियस बहुत कम फोर्स लगा पाता है, यानी उस पर न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होता है। वो इलेक्ट्रॉन अपनी मनमर्जी कर सकते हैं एटम के अंदर। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ दो को लेके दिखा रहा है। इस पे इसने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इसको हमने बोल दिया एफ ई, ठीक है, एफ ई डैश बोल दिया। सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन को लेके हम समझा दे रहे हैं आपको। इस पे जो फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस उसको हमने बोल दिया एफ ई, उसको हम सिंपल क्या बोल रहे हैं, एफ ई। अब बताइए एफ ई डैश बड़ा होगा या फिर ये बड़ा होगा? आप बोलेंगे ये वाला फोर्स बड़ा होगा। ये जो न्यूक्लियस है ना इसको ज़्यादा फोर्स लगा के खींचेगा, इसको कम फोर्स लगा के खींचेगा क्योंकि ये दूर है। तो एक चीज़ आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एफ ई है ना वो ग्रेटर होगा एफ ई डैश के, ठीक है। एफ ई किससे बड़ा होगा? एफ ई डैश के बराबर, एफ ई डैश से बड़ा होगा क्योंकि ये दूर है, इस पर न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होगा। तो होता क्या है कि देखिए जो एफ ई है वो एफ सी के बराबर होता है, और एफ सी इज इक्वल्स टू होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। एफ सी इज इक्वल्स टू क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। अब देखिए इस पे भी एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा ना, ये चूंकि इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा ना। आप ये कह सकते हैं कि इसकी v3 स्पीड है ना, तो आप बोल देंगे एम v3 स्क्वायर बाई, ये रेडियस r3 है, r3 के बराबर। इस पे जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा एम v1 स्क्वायर डिवाइड बाई r1 के बराबर, ठीक है। अब देखिए ये एफ ई ज़्यादा है, यानी ये जो एफ ई लग रहा है न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन पे लगाया अपनी तरफ, वो ज़्यादा है। तो आप बोलोगे फिर तो बाहर वाला फोर्स भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये बाहर वाला फोर्स अंदर वाले फोर्स को बैलेंस कर पाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसके लिए होता है क्या, देखिए आर तो फिक्स है, इस ऑर्बिट की रेडियाई फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। तो अगर ये फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इस स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इस स्पीड को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब स्पीड बढ़ेगी, v1 की वैल्यू जब ज़्यादा होगी, तो आप बोलेंगे तब पूरा का पूरा एम v1 स्क्वायर बाई r1 ये वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा चाहिए हमें, इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए बाहर वाला फोर्स भी ज़्यादा चाहिए। अब इसके लिए आप देखिए, आप बोलेंगे ये जो एफ ई डैश है ना ये थोड़ा कम है इसके कंपेरिजन में, इसका मतलब ये v3 जो होगा ये कम होगा v1 के कंपेरिजन में, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम स्पीड के साथ मूव करेगा, थोड़ा धीरे मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसको न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा है। तो एक चीज़ आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि देखिए जो v1 है वो बड़ा है v3 के कंपैरिजन में, यानी v1 बड़ा है v2 से भी बड़ा है और v2 v3 से बड़ा है, यानी सबसे कम कौन है स्पीड? v3। तो एक कंक्लूजन आप अपने दिमाग में यहाँ से बिठा लीजिए कि एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, साथ ही साथ उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और हर एक ऑर्बिट में डिफरेंट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे बाहरी ऑर्बिट्स की तरफ, वैसे वैसे स्पीड घटती जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। समझ में आया? जैसे जैसे बाहर जाएंगे वैसे वैसे स्पीड घटती जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। सबसे ज़्यादा तेज मूव करता है जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है इलेक्ट्रॉन, उससे थोड़ा सा कम
ये वाला मूव करेगा, उससे थोड़ा सा कम, और सबसे कम स्पीड के साथ मूव करेगा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। और ये भी आप जान गए कि बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से R ज़्यादा होगा तो Fe कम होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के चले जाते हैं। और फाइनली हम उन्हीं को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हम अभी देखेंगे कि वो कहाँ से उसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। फिलहाल तो अभी आप ये जान लीजिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इनकी स्पीड्स वगैरह के बारे में। देखिए ये चीज़ आपके हम नॉलेज के पर्पज़ के लिए बता रहे हैं, ये एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछने वाला 10th के बोर्ड एग्जाम्स में, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी चीज़ों को होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक आप इस चैप्टर को फील नहीं कर पाएंगे, और जब फील नहीं कर पाएंगे तो फिर पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा आपको। इसलिए हम एक फील आपको दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों की। तो ये हमने यहाँ तक देखा। अब चलिए आते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा बात करते हैं, और हम लोग आते हैं चार्ज कि एक्चुअल में चार्ज का मतलब क्या है। देखिए हम यहाँ तक तो आ गए ना, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए कि ये फ्री की हो सकता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ये छोड़ के भाग सकता है एटम को। लेकिन किसी आइसोलेटेड एटम की हम बात करें, इन एन आइसोलेटेड एटम, इन एन आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम, देखिए किसी भी आइसोलेटेड एटम में, जैसे हमने कह दिया कि ये आपका न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई हो गया, और सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम बना रहे हैं, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ये हमने दिखा दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है और इसमें ये रिवॉल्व कर रहा है किसी सर्टेन स्पीड के साथ, v स्पीड के साथ। तो अगर सबसे बाहर वाला ये इलेक्ट्रॉन है तो जिसके पास टेंडेंसी होगी, चूंकि न्यूक्लियस का इस पर कंट्रोल कम है, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ऑफर कर रही है, बहुत टाइटली बाउंडेड नहीं होता, ये लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस इसको ज़्यादा बांध के नहीं रखती, तो इसके पास टेंडेंसी है इस ऑर्बिट को छोड़ के भागने की। लेकिन चूंकि ये भाग नहीं पाता तब भी, तो अगर कहीं से इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, कहीं से भी, बाई एक्सटर्नल मीन्स, वो तरीका कुछ भी हो सकता है, या ये जैसे इसको थर्मल एनर्जी मिल जाए, कहीं से आप एटम को गर्म कर दीजिए, या फिर उसको रब कर दीजिए, रब करने की वजह से उसको एनर्जी मिल जाए, या फिर ये किसी और चार्ज की वजह से एक्सेलरेट हो जाए, फोर्स लगा दे कोई और चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, किसी भी तरीके से अगर इसको एनर्जी मिल जाए कहीं से भी, सपोज कर लें कि कहीं से इसको ऐसे एनर्जी मिल गई, ये एनर्जी इसको मिली E, तो आप बोलेंगे जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी ना, ये तुरंत यहाँ से क्या करेगा, इस एटम को छोड़ के भाग जाएगा। समझ में आया? इस एटम को छोड़ के चला गया ये। अब ये एटम को छोड़ के जैसे ही बाहर निकला, अब ये कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहला रहा था, जब तक उस एटम के अंदर था तब तक हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, तब तक वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब, देखिए किसी भी एटम के अंदर जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही वैलेंस बॉन्ड का फॉर्मेशन, वही क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन वही करते हैं, वही एक दूसरे एटम से कोवैलेंट बॉन्ड बना के जुड़े रहते हैं, उनको निकालना आसान होता है वहाँ से। तो जैसे ही निकला ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाया, और फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही हुआ तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर जो मैटर्स होते हैं आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैटर के अंदर मूव करते रहते हैं, एटम टू एटम, एटम टू एटम, एक एटम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके वो मूव करते रहते हैं। समझ में आया? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। अब मैटर के अंदर सिर्फ एक एटम तो होगा नहीं, अरबों खरबों कितने एटम्स होंगे आप उसको काउंट नहीं कर सकते। एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हमने दिखा दिया, ऐसा सारे एटम के साथ तो हो रहा होगा ना, सबके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे उसके अंदर फ्री हो गए होंगे। तो कंडक्टर में ऑलरेडी पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं पहले से। जैसा हमें कॉपर के वायर की बात करें, एक हमने आपको एल्यूमिनियम का स्लैब दे दिया, एक आपको हमने सिल्वर का स्लैब दे दिया, आयरन का दे दिया, सारे के सारे कंडक्टर होते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो इन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, पहले से उपस्थित होते हैं इसमें, लेकिन उनके प्रेजेंट होने के बावजूद भी करंट उसमें तब तक फ्लो नहीं करेगी जब तक कि हम किसी तरह से उनके मोशन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में न करते हैं। वो रैंडमली मूव करते हैं मैटर के अंदर भी, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। समझ में आ रहा? तो ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला,
तो शुरू में हमने क्या बोला था कि जब तक एटम स्टेबल होता है, न्यूट्रल एटम होता है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सपोज करो कि अगर छोड़ के गया तो आप बोलेंगे अरे यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कहते हैं कि इसके पास जो थे 5 प्रोटॉन थे और साथ ही साथ 5 इलेक्ट्रॉन तो रहे होंगे। अगर 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे शुरू में। एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया। तो जब शुरू में 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन्स थे तो जो नेट चार्ज था वो कितना था, आप बोलेंगे नेट चार्ज 0, क्योंकि 5 प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा और 5 इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होगा दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए नेट चार्ज शुरू में तो 0 था। लेकिन अब क्या होगा, अब इस पे अगर हम चार्ज की बात करें, हम बोल रहे हैं कि चलिए इसके ऊपर चार्ज आ गया Q, तो आप बोलेंगे Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा इस एटम के पास जो चार्ज आने वाला है एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद, आप बोलेंगे Q इज इक्वल्स टू होगा 5 प्रोटॉन तो अब भी है, तो 5 और प्रोटॉन यानी P कितना होता है प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 माइनस, यानी हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। ये तो हो गया इसके ऊपर चार्ज 5 प्रोटॉन का। अब बोलेंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, तो इलेक्ट्रॉन तो 4 ही बचे ना, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, पहले 5 थे लेकिन एक निकलने के बाद इसके पास बचे सिर्फ 4, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपने लिखा प्लस, यहाँ पे माइनस ही कर दिया डायरेक्ट, यहाँ पे -4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल्स टू मिलेगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। Q की वैल्यू क्या मिल गई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और ये पॉजिटिव। ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो Q होगा Q इज इक्वल्स टू +1, ये जो वैल्यू निकल के आई है ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, है कि नहीं, तो आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ ऐसे इलेक्ट्रॉन। मॉड हमने इसलिए लिखा क्योंकि चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो माइनस करेंगे, मॉड हटाएंगे तो बाहर आके वो भी प्लस बनेगा, तो Q इज इक्वल्स टू +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे चार्ज आ गया। हम कहते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले होते तो आप बोलते फिर तो यहाँ पे 4 की जगह पे 4 की जगह कितने बचते, 3 बचते, तो 5 में से 3 घटाते तो यहाँ पे 2 आता, यानी कि अब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके सामने हमने कोई भी ऐसे दे दिया ऑब्जेक्ट, सपोज करिए कि एक हमने आपके सामने ऑब्जेक्ट दे दिया, ये ऑब्जेक्ट हमने बोला A है, मैटर है या कुछ भी है, अब चलिए एटम ही इसको मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा फिलहाल के लिए। अब हमने क्या किया, किसी भी तरीके से यहाँ से हमने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, ऐसे करके एनर्जी वगैरह दे के 3 इलेक्ट्रॉन इस पे हम इससे हमने क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। अब शुरू में ये न्यूट्रल था, कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये बॉडी चार्ज्ड हो जाएगी। हम मान लें कि A से ये बॉडी बन गया A', ये बॉडी बन गई A से A', मतलब बन गई मतलब अब इसका जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज हो गया होगा। तो होगा क्या यहाँ पे, आप बोलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, यानी कि +3 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके पास चार्ज आ जाएगा, प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके पास। तो इसके पास जो चार्ज है उसका अमाउंट आप कैसे लिखेंगे, हमने बोला कि चलिए चार्ज को हम मान लें स्मॉल q, तो जो स्मॉल q इज इक्वल्स टू हो जाएगा +3 और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये हो जाएगा +3 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब आप सोचेंगे अरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता नहीं, हमने मॉड यहाँ पे लगा रखा है, मॉड का मतलब नेगेटिव भी है तो उसे आप पॉजिटिव कर लीजिए बाहर आके। या फिर आप ये सोचिए ना कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी भी बॉडी से तो वो बॉडी हमेशा पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, हमेशा ही पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। और इसका वैसा वर्सा होता है उल्टा कि अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए जाए किसी बॉडी में, किसी मैटर पे, तो उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझ लें। हमने बोला कि लेट्स कि आपके पास एग्जांपल की हेल्प से हम समझ रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है आपके पास, ऐसे रैंडम हमने ले लिया, हमने बोला कि इस बॉडी के पास 6 प्रोटॉन है +6 इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, और हमने क्या किया, किसी भी तरीके से इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया और हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन। शुरू में तो बॉडी न्यूट्रल थी क्योंकि जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज था 6 प्रोटॉन की वजह से, उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन।
तो शुरू में नेट चार्ज 0 है, लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने एक्स्ट्रा इसको दे दिया। अब टोटल इसके पास जो अब इलेक्ट्रॉन हुए वो कितने हो गए, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए। अब इसके पास जो नेट चार्ज होंगे, अब नेट चार्ज हम कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे Q = 6 प्रोटॉन का चार्ज, यानी 6 × 1.6 × 10⁻⁻19, और यह माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन की हम बात करने जा रहे हैं। -6 पहले से थे, 2 और आ गए, यानी 8 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 8 जा 2, माइनस में आ जाएगा 6 - 8 - 2, यानी -2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। या फिर इसको आप लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो आप लिखेंगे फाइनली Q = -2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Q = आपने क्या लिखा, -2 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए किसी बॉडी पे तो उसका चार्ज हो गया नेगेटिव, ये -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके पास चार्ज आ गया। अगर वही 2 निकले तो +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर उस पर चार्ज आ गया, 3 निकले तो +3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया। इन बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो बॉडी कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज बन जाती है, बॉडी बन जाती है। तो इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ, तो ये बॉडी जो है ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, यानी 5 × E, यानी 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स कहीं से जुड़ रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ये जो बॉडी होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये बात समझ में आई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का क्या मतलब है। तो एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे एक बात और आप समझ लीजिए, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो बॉडी के पास +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये चार्ज कहीं से आया नहीं है, ये अपने दिमाग से वहम निकाल दीजिए। आपको लग रहा हो ना कि इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से चार्ज आया नहीं है। ये चार्ज जो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन का चार्ज बच गया ना, वही वाला चार्ज है। आप बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, 4 प्रोटॉन ही काफ़ी थे, तो 4 प्रोटॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो कैंसिल कर दिया, बचा 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा, और वही प्रोटॉन अपना चार्ज लेके उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाए रखता है। समझ में आया। वैसे जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे हो रहा है। आप बोलेंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े ना, पहले से यहाँ पे 6 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो आप बोलेंगे 6 प्रोटॉन को कैंसिल करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन काफ़ी थे, वो तो कैंसिल कर दिए, बाकी 2 और आ गए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बना देंगे, और चार्ज का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो -2 × E, और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप इसको ये भी लिख लीजिए, -2 × mod of E लिख लीजिए आप यहाँ पे, ये mod of E लिख लीजिए, -2 × mod of E। बॉडी जब इलेक्ट्रॉन्स जब इसके ऊपर आके जुड़े तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स निकले तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। तो एक बात आप यहाँ से समझ जाइए, जो बेसिक चीज़ें यही हैं। अब हम लोग आगे एंटर करेंगे चार्जिंग। अब आके चार्जिंग ऑफ बॉडी हम पढ़ेंगे, चार्जिंग कहते किसे हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा चार्जिंग का बेसिक मतलब क्या है, कि द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ बॉडी। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना या बॉडी पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना, बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जोड़ना, यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग। चार्जिंग कुछ अलग नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं किसी बॉडी को चार्ज करना है, इसका मतलब कि उस बॉडी को या तो इलेक्ट्रॉन्स देना है या तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। वो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बॉडी से तरीके बहुत हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसको देने के तरीके बहुत हो सकते हैं। अब उन तरीकों पे ही हम आगे चल के इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। चार्जिंग मेथड्स हम लोग देखते हैं कि कितने कितने तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी तक के लिए आप इतना ही जानिए जो बेसिक्स हैं। अभी हम देखिए सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं। कहते हैं ना कि बैटिंग करने के पहले जो एक पिच का मुआयना करते हैं, तो वही हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग चैप्टर में एंटर नहीं किए हैं। चैप्टर में एंटर करने के पहले जो अपनी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, कि वो चीज़ें हमें क्लियर हों, जिससे हम कभी भी आगे चल के हम +5 इलेक्ट्रॉन्स -5 इलेक्ट्रॉन्स इन सब चीज़ों की जिक्र करें तो आपको थोड़ी भी कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए अब हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी एंड चार्जिंग मेथड्स।